हेलो फ्रेंड्स, RM स्टूडियो 99 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 ज्योग्राफी जो NCERT बुक से है उसका चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये वीडियो आप लोगों को 2 पार्ट में मिलेगा, वो भी 2 पार्ट में क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेगा। MCQ लॉन्ग क्वेश्चन दोनों साथ में आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए आइए चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में क्या कुछ दिया हुआ है देखिए दोस्तों। चैप्टर का नाम क्या है? संसाधन एवं विकास। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि संसाधन होता क्या है। जनरली आप लोग संसाधन के बारे में क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। संसाधन के बारे में क्या डिफिनेशन आता है, क्या कुछ आता है, उस चीज़ को अब हम लोग पहले देखेंगे, क्योंकि क्लास 8 में हम लोग को संसाधन मिल चुका है। तो संसाधन का जो डिफिनेशन था क्लास 8 में और 10th में, दोनों में बहुत अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग क्लास 8 वाला जो डिफिनेशन है उसको हम लोग समझते हैं, फिर क्लास 10 वाला समझेंगे। दोनों का अर्थ समझेंगे, फिर हम लोग चैप्टर के अंदर आएंगे। जैसे संसाधन क्या होता है, विकास क्या होता है, दोनों का अर्थ हम लोग समझेंगे, फिर चैप्टर में आएंगे। तो देखिए, पहला जो है क्लास 8 के अनुसार आपका जो संसाधन है उसका डिफिनेशन आपको क्या बता रखा है। देखिए, मैंने NCERT के बुक से ये लिया है। डिफिनेशन कह रहा है, हमारे चारों ओर नज़र आने वाली वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी है एवं हमारी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, संसाधन कहलाती है। आप देखिए यहाँ पे क्लास 8 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये डिफिनेशन बहुत अच्छा है, लेकिन अभी क्लास 10th में जब आप आ चुके हैं तो यहाँ पे देखिए इस डिफिनेशन में क्या मेजर मिस्टेक है। क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ पे देखिए, हमारे चारों ओर नज़र आने वाले। अच्छा, एक बात बताइए, क्या ऑक्सीजन हमें नज़र आता है? O2 ऑक्सीजन हमें नज़र आता है जी? नहीं आता है। तो क्या ऑक्सीजन हमारे लिए संसाधन नहीं है? बताइए, ऑक्सीजन हमारे लिए संसाधन नहीं है क्या? ये भी हमारे लिए संसाधन है दोस्तों, और संसाधन है मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि ऑक्सीजन से जानते हैं आप लोग, हम लोग जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ही अंदर ग्रहण करते हैं। तो ये समझ लीजिए कि ये क्लास 8 तक के लिए डिफिनेशन सही था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। इस डिफिनेशन को जब हम पूरा पढ़ते हैं तो यहाँ डिफिनेशन हमको ऐसा लग रहा है कि क्लास 10th में थोड़ा लेवल ऊंचा होना चाहिए। क्या लेवल ऊंचा होगा वो हम लोग देखेंगे। पहले इस डिफिनेशन को पूरा समझते हैं। देखिए, हमारे चारों ओर नज़र आने वाले वे सभी वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी है एवं हमारी बुनियादी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है या पूरा करती है, संसाधन कहलाती है। जैसे ले लीजिए जल। जल से हमारी बुनियादी आवश्यकता क्या पूरी होती है? सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वो हमारे लिए पीने का काम आता है। आदमी पिएगा फिर नहाएगा, ऐसा नहीं कि पहले नहाएगा फिर पिएगा। प्यास लगा है तो आदमी पहले पिएगा, ऐसा नहीं है कि वो नहाएगा। तो सबसे पहले समझिए कि जो हमारी बुनियादी आवश्यकता है, मतलब वो आपको चाहिए ही चाहिए, तो वही हमारे लिए क्या होगा? संसाधन होगा। इसमें कुछ भी हो सकता है। जैसे सड़क है, अब किसी आदमी को सड़क की आवश्यकता है, बढ़िया रोड रहेगा तो जल्दी जा सकता है, जल्दी आ सकता है। जो बिजनेसमैन है उसके लिए हवाई जहाज़ बढ़िया संसाधन है, क्योंकि वो तुरंत जा सकता है, तुरंत आ सकता है। घंटों का काम वो मिनटों में उसमें कर सकता है। तो इसीलिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह की चीज़ें जो है उनकी बुनियादी आवश्यकताएँ अलग अलग हो जाती है। जो जिस तरह के वो जो कार्य करते हैं उसके आधार पर उसके डिफिनेशन हो जाते हैं, या फिर उसके जो वस्तु है वो उसके लिए संसाधन हो जाता है। ठीक, आप देखिए क्लास 10 का जो डिफिनेशन है ये आपको क्या बता रखा है। NCERT के बुक में लिखा है, वे सभी वस्तुएं जिनसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, संसाधन कहलाता है। आप देखिए यहाँ क्या कह रहा है, इसमें ये शब्द जो है वो हट गया है। जो हमें नज़र आता है वही संसाधन कहलाता है, उस शब्द को यहाँ पे हटा दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, CNG हो, PNG हो, कोई भी गैस हो, सब गैस भी इसमें आपका शामिल हो चुका है। कह रहा है कि वे सभी वस्तुएं जिनसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, संसाधन कहलाता है। इतना ही नहीं, इसमें एक और चीज़ ऐड किया गया है, जैसे तथा जो आर्थिक रूप से संभाव्य एवं सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। अब बताइए, आर्थिक रूप से संभाव्य कहने का मतलब क्या हुआ? कि उसका कुछ वैल्यू हो, उसका इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो उसका कोई वैल्यू हो। अगर उसका इकोनॉमिकली कोई वैल्यू नहीं होगा तो वो फिर संसाधन नहीं कहलाएगा। ठीक, उसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है कि उसका आर्थिक रूप से कोई वो आर्थिक रूप से संभाव्य हो एवं सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। जैसे कोयला,
कोयला का देखिए एक आर्थिक वैल्यू भी है और सांस्कृतिक रूप यानी ये लंबे समय से उपयोग में चला आ रहा है। तो कोयला का भी एक आर्थिक वैल्यू है। जल भी देखिए एक आर्थिक एवं सांस्कृतिक दोनों चीज़ों में ये शामिल होता है आपका। उसके बाद देखिए पेट्रोलियम, इसका भी आर्थिक वैल्यू है। पेड़ पौधे, इसके सांस्कृतिक एवं आर्थिक वैल्यू दोनों ही है। कई पेड़ ऐसे होते हैं जिसको कई धर्मों के लोग पूजा पाठ में इन सब चीज़ों में उसका उपयोग करते हैं। जैसे आप ले सकते हैं यहाँ पे बरगद एक ऐसा पेड़ है जिसकी पूजा भी की जाती है। उसके बाद एक है पीपल का भी पेड़ एक ऐसा होता है जिसकी पूजा भी की जाती है। तो अगर देखा जाए तो इन दोनों का सांस्कृतिक महत्व है, ठीक, और कोयला का जो है वो आर्थिक महत्व है। तो ही कह रहा है कि वे सभी वस्तुएं जिनसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है संसाधन कहलाते हैं तथा जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो एवं सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। जैसे कोयला, जल, पेट्रोलियम, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि, ये सब कुछ संसाधन है हमारे लिए। ये आपका दोस्तों क्लास 8 का है, ये क्लास 10th का डिफिनेशन है। तो आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो तो आपके लिए ये डिफिनेशन सही रहेगा। अब आइए आगे देखते हैं हम लोग संसाधन के प्रकार के बारे में हम लोग देखते हैं। हेलो दोस्तों, आइए वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कुछ टेक्निकल इशू आ गया था जिसके कारण वीडियो को रोकना पड़ा था। और टेक्निकल इशू ये था कि मेरा दूसरा वाला फ़ोन थोड़ा नेट से कनेक्टेड था, इसलिए आइए थोड़ा इसे अब हम लोग देखते हैं आगे की ओर। संसाधन जो हम लोग पढ़ रहे थे, देख रहे थे, उसमें हम लोग आगे देखते हैं संसाधन के प्रकार। दोस्तों संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, ये जनरली एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। क्या क्या प्रकार है जरा उसको देखते हैं हम लोग। पहला प्रकार है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन, तीसरा है मानव संसाधन। कुछ अलग नहीं है दोस्तों, जो आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था, जो क्लास 8 में पढ़ा था वही आपके सामने क्लास 10th में भी है। उस समय भी संसाधन के 3 प्रकार हम लोग पढ़े थे, अभी भी हम लोग संसाधन के 3 ही प्रकार पढ़ रहे हैं। अब तीनों का डिफिनेशन हम लोग देखेंगे और इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसको कहेंगे दोस्तों? वे सभी संसाधन जिसको बनने में या फिर जिसको तैयार होने में मानव का कोई योगदान नहीं होता है। ऐसा संसाधन जो अपने आप बनता है, यानी मानव का उसको बनने में कोई योगदान नहीं होता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। सीधा सिंपल सा जैसे चीज़ एग्जांपल हम ले लेते हैं प्राकृतिक संसाधन में। जैसे सागर हो गया आपका, क्या हो गया? सागर। क्या आपने बनाया है? नहीं बनाया है। नदी आपने बनाया है? बोले नहीं। महासागर आपने बनाया है? बोले सर नहीं। तो इस तरह की चीज़ें, वे सभी संसाधन जिसकी उत्पत्ति अपने आप हुई है, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति ने खुद की है, उसको हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संसाधन। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे पहाड़ हो गया आपका, जैसे नदी हो गया, सागर हो गया, महासागर हो गया, झील हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा, पहाड़ हो जाएगा, पठार, मैदान, समुद्र तट, ये सब का निर्माण हम लोग नहीं कर सकते, ये मानव के बस की बात नहीं है। हाँ, आप कहिएगा कि बस की बात कैसे नहीं है, मानव ने नदी का भी निर्माण किया है। दोस्तों मानव ने नदी का निर्माण नहीं किया है, मानव ने जिस चीज़ को बनाया है उसको हम लोग नदी ना बोल के उसको हम लोग नहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नहर। ठीक। तो इसीलिए अगर हम लोग देखेंगे तो प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं ना? प्राकृतिक संसाधन वे सभी वस्तुएं होती है या फिर वे सभी भौतिक वस्तुएं होती है जिनका निर्माण प्रकृति ने खुद किया है अपने दम पर। इसमें मानव का कोई योगदान नहीं है। इसमें वनस्पति से लेकर के सब कुछ भी आ सकता है, जीव जंतु वगैरह सब कुछ आ जाएंगे। अगला है मानव निर्मित संसाधन। आप देखिए दोस्तों, यहाँ प्राकृतिक संसाधन था, यहाँ पर है मानव निर्मित। इसका नाम से ही बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं क्लास 10th के और 8 के वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ मांग क्या रहा है। देखिए दोस्तों, सीधा सीधे मानव बोला है, यानी मानव यानी हम इंसान, हम लोग, निर्मित यानी निर्माण, यानी हमने क्या निर्माण किया है, वैसे संसाधन का नाम आपको बोलना है। तो मानव निर्मित संसाधन। एक सीधा एग्जाम्पल देते हैं। आजकल के टेक्निकल ज़माने में ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो पुराने एग्जाम्पल के तौर पर समझते
लेते हैं, आपको नया एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आप पढ़ रहे हैं, तो आप जिसमें पढ़ रहे हैं वो क्या है, यूट्यूब। यूट्यूब क्या है, आपके लिए संसाधन है। किसने बनाया है, मानव ने बनाया है। मोबाइल में देख रहे हैं आप ये वीडियो, मोबाइल किसने बनाया है, मानव ने बनाया है। तो ये सभी चीज़ें जिनका निर्माण मानव ने खुद किया है उसको हम क्या कहेंगे, मानव निर्मित संसाधन। अगला है मानव संसाधन। आप देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कर दिया है, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। अब यहाँ पे खुद मानव को भी संसाधन बोल दिया गया है। कैसे बोल दिया गया है, मानव कैसे संसाधन हो सकता है भाई, कैसे हो सकता है, हो सकता है दोस्तों, कैसे हो सकता है। जैसे देखिए सिंपल एग्जांपल देखिए, जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर मैं आपको नहीं पढ़ाया होता तो क्या आपको ये वीडियो यूट्यूब में मिलता, मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ वीडियो आपको यूट्यूब में मिलता। तो कहने का मतलब क्या है कि मानव यानी हम आपके लिए क्या है, एक तरह से देखा जाए तो संसाधन है। इसके अलावा देखिए, जैसे आप कहीं पर ट्रैवल करने जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो जो बस ड्राइवर होता है वो आपके लिए क्या है, संसाधन है, क्योंकि आपको सुरक्षित एक जगह से दूसरे जगह लेकर के वो जाता है। तो वो मानव आपके लिए क्या हो गया, यहाँ पे संसाधन हो गया। समझ रहे हैं, ठीक। तो मानव अपने इस कार्य किसके लिए, यहाँ पे हम इस सब का डिफिनेशन लिखाएंगे, घबराइए हम नहीं, बस हम एक छोटा सा चीज़ लिख दे रहे हैं। देखिए, मानव अपने कार्य किसके लिए, अपने कार्य एवं सेवा किसके लिए, अपने कार्य एवं सेवा के लिए संसाधन कहलाता है या संसाधन बनता है। जैसे आप लोग हैं, यदि आप लोग मेरा वीडियो नहीं देखिएगा, नहीं पढ़िएगा, तो फिर मान लीजिए आप मेरे लिए संसाधन कैसे होंगे। आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तभी तो यानी कहीं ना कहीं आप जो है वो हमारे लिए संसाधन हो रहे हैं। तो ये कह रहा है कि मानव अपने कार्य एवं सेवा, सेवा यानी जैसे हम पढ़ा रहे हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो आप लोग के लिए सेवा का काम कर रहे हैं। आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो इसका मतलब आप लोग ये एक तरह से देखा जाए तो मेरे लिए सेवा का काम कर रहे हैं। मतलब क्या है, हम लोग दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। मानव निर्मित संसाधन में कुछ भी ले सकते हैं आप, जैसे घर हो गया, आपका मोबाइल हो गया, अब इसमें आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आपका कार हो गया, मोटर कार हो गया, मोटरसाइकिल हो गया। इस तरह की कई भी चीज़ें हैं जिसको मानव ने बनाया, आप कुछ भी इसमें डाल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़ा चीज़ ही देना है, एग्जाम्पल देना है दोस्तों, समझाना है आपको क्वेश्चन के अनुसार। अब अगला देखिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या है, प्राकृतिक संसाधन। दोस्तों प्राकृतिक संसाधन को कुल 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4 भागों में। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे देखिए जगह नहीं था, नीचे जगह है लेकिन कैमरे में नहीं आ रहा था, जिसके कारण हमने यहाँ पे 3 ही एग्जाम्पल को सेट किया, मतलब 3 ही प्रकार को यहाँ पे सेट किया है कि प्राकृतिक संसाधन को कितने कैटेगरी में बांटा गया है। इसको हमने 3 ही भागों में अभी बांटा है। एक और भाग है जिसको हम यहाँ पे आपके लिए लिख देंगे, जो क्या है देखिए। चौथा है आपका, इसमें आ जाएगा चौथा में वितरण। किसके, देखिए वितरण के आधार पर, वितरण के आधार पर, किसके आधार पर, वितरण के आधार पर संसाधन। अब एक एक करके हम लोग सब चीज़ को समझते हैं। देखिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। देखिए उत्पत्ति के आधार पर जब दुनिया बनी, तो उत्पत्ति के आधार पर यदि हम लोग देखेंगे संसाधन को, तो जब दुनिया बनी उस समय उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कुल 2 ही प्रकार से उत्पन्न हुए थे। कितने प्रकार के, 2 ही प्रकार से उत्पन्न हुए थे। उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं हम लोग, किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर जब हम लोग देखते हैं तो संसाधन को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, 2 भागों में। पहला आ जाएगा आपका जैविक संसाधन। क्या आ जाएगा, जैविक संसाधन। दूसरा क्या आ जाएगा दोस्तों, दूसरा आ जाएगा अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधन, अजैविक संसाधन। अब जैविक संसाधन क्या होते हैं, वैसे संसाधन जिस पर जीवन होता है वो क्या कहलाएंगे, जैविक संसाधन कहलाएंगे। जैसे इसमें आ जाएगा आपका वनस्पति जगत, प्राणी जगत, ये दोनों आ जाएंगे। उसके बाद अजैविक संसाधन में इसमें आप कुछ भी ले लीजिए, पहाड़ पर्वत हिमालय कुछ भी ले लीजिए, ये सब क्या है, अजैविक संसाधन है। तो ये क्या कह रहा है, उत्पत्ति के आधार पर, यानी जब दुनिया बनी शुरुआत में, तो वो धीरे धीरे किस तरह के संसाधन विकसित हुए। तो सबसे पहले जैविक संसाधन है और अजैविक संसाधन है। दुनिया में अभी भी इसी तरह के संसाधन है,
या तो वो जीवित है या फिर वो मरा हुआ है। इसी तरह के संसाधन हो सकते हैं, इसके अलावा दूसरे तरह के तो संसाधन हो नहीं सकते हैं। अब आगे देखिए, आगे का कैटेगरी क्या कह रहा है, विकास और उपयोग के आधार पर संसाधन। किस आधार पर दोस्तों? विकास और उपयोग के आधार पर संसाधन की बात कर रहा है। जरा इसको भी हम लोग देख लेते हैं, विकास और उपयोग के आधार पर संसाधन। देखिए, विकास और उपयोग के आधार पर संसाधन को अगर हम लोग देखेंगे तो इसके भी दो कैटेगरी है। एक है वास्तविक संसाधन, दूसरा है दोस्तों संभावित संसाधन। किसके आधार पर हम ये बोल रहे हैं? विकास और उपयोग के आधार पर संसाधन। विकास और उपयोग के आधार पर संसाधन को यदि हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो क्या पा रहे हैं कि विकास और उपयोग के आधार पर संसाधन वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन होते हैं। विकास और उपयोग के आधार पर आप देखिए, विकास यानी जिसका हम लोग खोज कर चुके हैं। जैसे देखिए यहाँ पे वास्तविक संसाधन, जैसे कोयला है दोस्तों, एग्जाम्पल लेते हैं हम कोयला। क्या एग्जाम्पल लिए? कोयला। आप देखिए, कोयला एक ऐसा संसाधन है जिसको उपयोग करने का, क्या करने का? उपयोग करने का तरीका, इसको उपयोग करने का तरीका, यानी जिसका उपयोग करने का तरीका हमने विकसित कर लिया है, वो क्या कहलाएंगे? वास्तविक संसाधन। हाँ, ये संसाधन है। और कुछ संसाधन ऐसे हैं जिसको हमने केवल खोज करके रखा है, लेकिन उसका उपयोग हम लोग अभी तक नहीं कर पाए हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो आपका एनसीईआरटी के बुक में दिया है थोरियम। क्या दिया है? थोरियम। तो थोरियम का उपयोग करने का तरीका हमारे पास नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी हमारे पास नहीं है, मतलब इसका उपयोग हम लोग भविष्य में कर सकते हैं। आप जैसे देख लीजिए, एक आपका गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आप देखिए, इस गैस का उपयोग हम लोग किसी काम में नहीं कर पाते हैं अगर देखा जाए तो भविष्य में अगर कोई टेक्नोलॉजी विकसित हुई और किसी बंदे ने ऐसा करके दिखा दिया कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में ज़्यादा बढ़ गया, तो क्या हुआ? इसका उपयोग हम लोग खाना बनाने में करेंगे। और जब हम लोग इसका उपयोग खाना बनाने में करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जब जल के ख़त्म होगा तो पता चलेगा कि वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा। अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी कोई बंदा खोज के निकाल लेता है या कोई वैज्ञानिक खोज के निकाल लेता है, तो समझ लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड भी उस समय हमारे लिए क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण संसाधन हो जाएगा। ऐसे भी हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ही, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड यदि नहीं रहेगा तो हमारा वायुमंडल जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो उसको बैलेंस बना कर रखता है, मैनेज करके रखता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड से पेड़ पौधे जो है अपना शोषण ग्रहण करते हैं, तो इसका भी उपयोग है, ऐसा बात नहीं है उपयोग नहीं है। ये हो गया दोस्तों विकास और उपयोग के आधार पर संसाधन। ठीक, अगला देखते हैं क्या है। अगला है आपका उपयोग के आधार पर संसाधन। क्या है दोस्तों? उपयोग के आधार पर संसाधन। अब उपयोग के आधार पर संसाधन को हम लोग समझते हैं कि इसको कितने कैटेगरी में बांटा गया है और ये होता क्या है। ठीक, इसको भी हम लोग बढ़िया से देखते हैं। दोस्तों चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये पहला अगर देखा जाए एक तरह से तो मेरा वीडियो है यूट्यूब में जिसको पढ़ाई को लेकर के मैंने छोड़ा है। पहला वीडियो जो था मेरा वो इंट्रोडक्शन का था। तो आइए देखते हैं हम लोग आगे। जैसे क्या कह रहा है कि उपयोग के आधार पर संसाधन। देखिए दोस्तों, उपयोग के आधार पर संसाधन। सीधा सिंपल हम लोग समझेंगे दोस्तों, दूसरे मास्टर जैसा कठिन नहीं बनाना है, क्योंकि हमको एग्ज़ाम में लिखना है थ्योरी एग्ज़ाम में हम लोग को लिखना होगा। तो उसके आधार पर हम लोग देखते हैं अब क्या है, उपयोग के आधार पर संसाधन। दोस्तों उपयोग के आधार पर संसाधन को दो कैटेगरी में बांटा गया है। हर एक में दो ही कैटेगरी में बांटा गया है दोस्तों। इसमें जैसे उपयोग के आधार पर संसाधन को दो कैटेगरी में क्या क्या बांटा गया है। एक कैटेगरी है इसका नवीकरणीय। क्या है? नवीकरणीय संसाधन। दूसरा है दोस्तों इसका अनवीकरणीय संसाधन। क्या है?
नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। अब देखिए दोस्तों, नवीकरणीय संसाधन क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, देखिए सिंपल सीधा एग्जांपल देखिए। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसका उपयोग हम लोग बार बार उसी रूप में कर सकते हैं, उसी रूप में कर सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल देखिए, नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसका उपयोग हम लोग बार बार उसी रूप में कर सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल यदि हम ले लें दोस्तों, तो इसका एग्जांपल के रूप में आप ले सकते हैं, जैसे हो गया आपका जल। क्या हो गया? जल एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हम लोग दोस्तों बार बार उसी रूप में कर सकते हैं। जैसे देखिए कि एक नदी ऐसे बहते हुए जा रही है। एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए, यहाँ कोई व्यक्ति नहा रहा है, यहाँ एक डैम बनाया गया है, डैम में से बिजली बनाया गया, फिर पानी को आगे बहाया गया, फिर बाकी जो नीचे के लोग हैं ये भी इसका उपयोग उसी रूप में करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पानी बह रहा है, यहाँ आदमी नहा लिया तो ये अमृत बन गया, डैम में आके जमा हो गया तो ये सोना बन गया। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये पानी है तो पानी के रूप में ही ये आगे बहते हुए जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वही कह रहा है यहाँ पे देखिए, नवीकरणीय संसाधन क्या कहलाता है। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जिसका उपयोग हम लोग बार बार उसी रूप में कर सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल हमने दिया जल का। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जल का उपयोग हमने दिया कि ये एक नवीकरणीय संसाधन है। अब देखिए सौर ऊर्जा, इसकी भी मात्रा क्या है? असीमित है, जिसका भी उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं। सोलर पैनल के रूप में इसका उपयोग हम लोग बार बार करते हैं। आप लोग देखे होंगे आजकल गाँव घर तक इस तरह की लाइटें जो है वो पहुँच गई है कि किस तरह से इसका उपयोग किया जाता है गांव घर में सोलर का। उसके बाद देखिए दोस्तों पवन, क्या है? पवन का भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे यहाँ से हवा बहते हुए जा रही है, ऐसा नहीं है कि वहाँ जाते जाते वो मतलब ख़त्म हो जाएगी या उस व्यक्ति के पास पहुँचेगा नहीं। तो हवा भी क्या है? एक नवीकरणीय संसाधन है, इसका भी उपयोग हम लोग बार बार उसी रूप में कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है? नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसका उपयोग हम लोग बार बार उसी रूप में कर सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। तो नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। और दूसरा क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। आइए दोस्तों इसको भी देखते हैं। अनवीकरणीय संसाधन, सिंपल एग्जांपल देखिए, इसका उपयोग देखिए, अनवीकरणीय संसाधन क्या होगा? अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसका उपयोग हम बार बार उसी रूप में नहीं कर सकते हैं। इसका डिफिनेशन देखिए दोस्तों, एकदम सिंपल है, थोड़ा सा अलग है। देखिए क्या अलग है, एकदम एग्जाम में लिखने लायक दोस्तों। आप क्लास 10 में इसको खुल के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे एग्जाम्पल को सेट कर सकते हैं। देखिए नवीकरणीय में हमने क्या देखा कि नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसका उपयोग हम लोग बार बार उसी रूप में कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। आप देखिए यहाँ पे अनवीकरणीय संसाधन का क्या दे रहा है डिफिनेशन। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसका उपयोग हम बार बार उसी रूप में नहीं कर सकते हैं, बार बार उसी रूप में नहीं कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आपके पास पेट्रोल है, क्या है? पेट्रोल। आपने पेट्रोल भरा मोटरसाइकिल में, अपने मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरा। अब मोटरसाइकिल चलने के बाद अब पेट्रोल जो ख़त्म हो गया, क्या दोबारा से आपको उस रूप में मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो वो जो पेट्रोल है वो आपका ख़त्म हो गया, ख़त्म होकर के वो किसी दूसरे रूप में कन्वर्ट हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि पेट्रोल का उपयोग आप बार बार कर पाएँ? नहीं कर पाएँ। तो एक बार जब जला दिए तो दोबारा हम उसका उपयोग उसी रूप में नहीं कर पाए। तो इसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों? अनवीकरणीय संसाधन, जिसका उपयोग बार बार हम लोग उसी रूप में
नहीं कर सकते हैं। अगला है वितरण के आधार पर संसाधन। आप देखिए दोस्तों, वितरण के आधार पर संसाधन को हम लोग समझते हैं। इसको हम लोग अभी तक जो कैटेगरी में बांटे थे, ये किसके आधार पर था? उपयोग के आधार पर था। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों वितरण के आधार पर संसाधन। किसके आधार पर? वितरण के आधार पर। तो देखिए दोस्तों, वितरण के आधार पर भी संसाधन को दो ही भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो ही भागों में बांटा गया है वितरण के आधार पर भी संसाधन को। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, देखिए वितरण के आधार पर। अब देखिए दोस्तों, वितरण के आधार पर संसाधन को भी कितने कैटेगरी में बांटा गया? दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक है आपका सर्वव्यापी। क्या है? सर्वव्यापी। दूसरा है आपका स्थानिक। क्या है दोस्तों? स्थानिक संसाधन। अब एक एक करके दोनों को हम लोग समझते हैं कि सर्वव्यापी संसाधन और स्थानिक संसाधन क्या होते हैं। देखिए, सर्वव्यापी संसाधन दोस्तों ऐसे संसाधन जिसको पूरी दुनिया में पाया जाएगा, या जो पूरी दुनिया में पाया जाएगा, वो किसी एक देश में या किसी विशेष क्षेत्र में नहीं पाया जाएगा, वो पूरे वर्ल्ड ओवर में पाया जाएगा। कोई उसको रोक भी नहीं सकता है वो मिलने से। कुछ संसाधन तो ऐसे होते हैं, जैसे आप देखिए, आपका हो गया ऑक्सीजन। क्या हो गया दोस्तों? ऑक्सीजन। सिंपल एग्जांपल लीजिए, जैसे ऑक्सीजन है, तो क्या ऑक्सीजन किसी एक व्यक्ति के लिए बना है? नहीं बना है। इसका उपयोग कोई भी कर सकता है दोस्तों, कोई सरकार भी नहीं रोक सकती उसको सांस लेने से। ठीक, तो ये क्या कह रहा है? सर्वव्यापी संसाधन। सर्वव्यापी संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो हर एक क्षेत्र में हमें मिलता है, किसी विशेष क्षेत्र में ही नहीं मिलता है, हर एक क्षेत्र में मिलता है। जैसे ऑक्सीजन हो गया। अब इसमें आप ले सकते हैं पेट्रोलियम आप इसमें नहीं ले सकते हैं, पेट्रोलियम आपका उसमें आ जाएगा। ठीक, ऑक्सीजन हो गया इसमें। आप देखिए इसमें स्थानिक संसाधन में, उसमें थोड़ा ध्यान भटक गया था। अब इसमें देखते हैं स्थानिक संसाधन में। स्थानिक संसाधन में आप ले सकते हैं, जैसे थोरियम हो गया दोस्तों, थोरियम। तो अगर हम भारत की बात करें, पूरे भारत की अगर हम बात करें, तो भारत में थोरियम कहाँ पाया जाता है दोस्तों? केरल में बालू के रेत में, समुद्र तट के किनारे बालू के रेत में ये जो है थोरियम पाया जाता है। उधर दूसरा स्टेट में नहीं पाया जाता है। तो भारत के संदर्भ में यदि हम बात करें दोस्तों, तो भारत में क्या बिहार में पाया जाता है थोरियम? नहीं पाया जाता है। झारखंड में भी थोरियम नहीं पाया जाता है। तो धनबाद में भी नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से जैसे ऐसा चीज़ जो किसी क्षेत्र विशेष में मिले, पूरे क्षेत्र में नहीं मिले, जहाँ तहाँ ये मिले। जैसे आप ले लीजिए जैसे सोना। अब सोना जो है ये भारत के पंजाब में नहीं पाया जाता है। अब देखिए, जो पंजाब है, पंजाब में पाया जाता है उपजाऊ मिट्टी। अब देखिए, जो उपजाऊ मिट्टी पंजाब में पाया जाता है, वही उपजाऊ मिट्टी आपको झारखंड में नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो बहुत कम मिलेगा। तो मतलब क्या हुआ कि स्थानिक संसाधन है, ये आपको पूरे ऑल ओवर में नहीं मिलने वाला है। जो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में मिलते हैं उसी को हम क्या कहेंगे? स्थानिक संसाधन। और सर्वव्यापी संसाधन वो होते हैं जो पूरे वर्ल्ड ओवर में पाए जाते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में ये नहीं पाए जाते हैं, पूरे दुनिया में एक जैसे पाए जाते हैं। तो इसी को हम क्या कहेंगे? सर्वव्यापी संसाधन। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब अगले क्लास में देखेंगे कि इसके आगे क्या है, आपको डेफिनेशन के साथ मिल जाएगा और इसके बाद क्वेश्चन भी मिल जाएगा। दोस्तों, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मन अपसेट हो जा रहा है, नहीं करने का मन कर रहा है। इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो आदमी पता नहीं पढ़ाएगा कैसे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।